हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरडी स्टार मैथमेटिक्स एंड साइंस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी में जो पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी आई हुई है 60,244 पदों पर, ये पिछले 4 से 5 सालों में कोई वैकेंसी पुलिस की ना आने के बाद 60,244 वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कि आपको एज रिलेशन जनरल में दे दिया गया है। जनरल की 22 से बढ़ाकर 25 कर दी गई है और जनरल ओबीसी एससी एसटी में कर दी गई है 27 से 30 वर्ष। तो ये आप लोगों के यानी कि जो 22 साल से ऊपर वाले हैं 25 तक, उनके लिए ये आखिरी मौका है जनरल में, और 27 से ऊपर 30 तक जो हैं उनके लिए भी ये आखिरी मौका है, क्योंकि इसके बाद जो भी वैकेंसी आएगी उसमें कोई एज रिलेशन एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा। क्योंकि इस बार एज रिलेशन इसलिए दे दिया गया है कि पिछले 4 से 5 साल में वैकेंसी नहीं आई थी, तो ओवर एज हो गए थे, इस वजह से ये एज रिलेशन मिल गया है। तो ये आप लोगों के पास आखिरी मौका है, तो लगे रहिए, पूरा दम लगा दीजिए, इस बार वर्दी पहननी ही पहननी है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं यहाँ पर गणित का संपूर्ण कोर्स हमारे YouTube के माध्यम से आपको कराया जाएगा। यहाँ सबसे पहला जो टॉपिक है वो संख्या पद्धति है, और संख्या पद्धति में हम लोग कुछ लगभग 80 से 82 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें पूरी संख्या पद्धति से रिलेटेड क्वेश्चन जिस तरह के भी आते हैं उस तरह के आपको करा दिए जाएंगे। तो चलिए बिना समय गुजारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि हमारी कोई भी नई वीडियो आए तो वो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला सवाल है आज का, एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 2 गुणे से 31/4 अधिक है। तो हमने संख्या मान ली x, x अपने व्युत्क्रम से, x का व्युत्क्रम क्या होगा 1/x, ठीक है ना। तो अपने व्युत्क्रम के 2 गुणे से, तो 2 गुना हो गया, ये 2 गुना कर दिया इसमें से 31/4 अधिक है। कितना अधिक है? एक संख्या अपने 2 गुने से 31/4 अधिक है। तो हमने क्या किया, उस संख्या में से उसका 2/x यानी उसका व्युत्क्रम का 2 गुना घटा के 31/4 बराबर कर दिया। यही बोल रहा है सवाल। एक संख्या अपने व्युत्क्रम से, संख्या है x, उसका व्युत्क्रम हो गया 1/x, व्युत्क्रम के 2 गुने से तो 2 का मल्टीप्लाई हो गया, से 31/4 अधिक है। तो इसे हमने संख्या में से इसके व्युत्क्रम को घटा दिया और बराबर में कितना हो गया 31/4। कैलकुलेशन बन गई है, समीकरण बन गया है, आगे सॉल्यूशन करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, अगर यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 2/x बराबर 31/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x² माइनस का 8 और बराबर हो जाएगा 31x को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 4x² माइनस का 31x और माइनस का 8, 8 चौके होता है 32, 32 के फैक्टर करने हैं आपको, घटाने पर 31 आए, होगा 4x² माइनस का 32 और घटाएंगे तो माइनस का 1, ये माइनस है, और x माइनस 8 बराबर 0। 32x और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का x माइनस 8 बराबर 4x कॉमन आ गया तो ये हो गया 8 बचेगा, और यहाँ पर भी 1 कॉमन आ गया तो x माइनस 8 हो गया। तो करेक्ट, ठीक है ना। नहीं है, ये ध्यान रखना है, सत्य नहीं है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक वास्तविक संख्या है। स्टार्ट होती है 1, 2, 3 और ये वास्तविक संख्या होती है, ठीक है ना। संख्या वास्तविक संख्या है, तो ये आपका वास्तविक संख्या में आपकी सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्याएं आ जाती हैं। तो यहाँ ये आपकी प्राकृतिक संख्या बिल्कुल सही है। तो अगले ऑप्शन पे चलते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, यही गलत हो गया, ठीक है ना, यही गलत हो गया, क्योंकि वास्तविक संख्या जो मिलकर ठीक ना, दोनों आते हैं, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। भाई अगर आप लोग 3 की बात कर लीजिए तो ये परिमेय संख्या कहाँ है, ठीक है ना, लेकिन ये वास्तविक संख्या तो है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, और यही आपका अगर आंसर देखी जाए तो
सही नहीं है, तो यही आपका फाइनल आंसर है। नीचे भी नजर डाल लेते हैं। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है, तो पूर्णांक आपके माइनस के भी होते हैं सर, ठीक है ना, माइनस की भी संख्याएं होती हैं, जीरो भी होते हैं, धनात्मक भी होते हैं। इनके बटे में 1 कर दीजिए तो सभी के बटे में 1 कर दीजिए तो ये सभी परिमेय संख्या हो जाएंगी, ठीक है ना, तो ये आपका सत्य है ऑप्शन। नेक्स्ट अगला है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है, तो प्रत्येक प्राकृतिक 2 3 इनके सबके बटे में अगर परिमेय संख्या बन गई P/Q के रूप में हो गई, जो संख्या होती है प्राकृतिक पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होते हैं आपके, और प्राकृतिक संख्या तो है वो, तो ये भी ऑप्शन सही है। जो हमारे अगर देखा जाए हमारे क्वेश्चन के अनुसार नहीं है, तो नहीं वाला बी नंबर आपका ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। तो आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है, तो यहां ध्यान दीजिएगा कि हम इसे लिख सकते हैं √4 गुणा √3, ठीक है ना, क्योंकि 4 3 12 हो गया, और बटे √3, इससे ये कट गया तो यहां बचा √4 और √4 को हम लिख सकते हैं 2, तो ये तो परिमेय संख्या हो गई। इसे देखिए, इसे हम लिख सकते हैं √4 को लिख सकते हैं 2, और √5 का मान होता है 5, तो ये 2 बटे, ये भी परिमेय संख्या हो गई। इसे लिखेंगे, यहां देखिए ये है आपका √20, तो √20 को हम लिख सकते हैं √5 गुणा √4 बटे √4, √4 से √4 कट गया तो √5 के परिमेय संख्या है, तो यही आपका आंसर कैसा है, सही है। अगला ये भी देख लेते हैं, इसे लिखेंगे √63 को लिख सकते हैं हम √9 गुणा √7, और √28 को लिख सकते हैं हम √4 गुणा √7। √7 से 7 खत्म हो गया तो ये √9 का मान होता है 3 और √4 का मान होता है 2, तो ये भी आपकी परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हमसे पूछा गया है इसमें से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। तो अगले उस पे चलते हैं, अगले सवाल पे। अगले सवाल है आपका 62 नंबर। देखिए ये जो है आपका जो सवाल है वो यूपी पुलिस कांस्टेबल में आ चुका है, जो 27 जनवरी 2019 को पेपर हुआ था उसमें, ठीक है ना। तो अगर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग, ठीक है ना, और 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया ये। इसे थोड़ा सा ध्यान देंगे एक बार। 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या, 3 अंकीय संख्या, तो 3 अंकों की संख्या डायरेक्ट निकाल सकते हैं 13 का पढ़ा पढ़ के। 13 7 91, 13 फिर 104, ठीक है ना, 104
ठीक है ना। ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जिसमें 13 से पूरी तरह से भाग जा रहा है। तो अब हमें याद करना है इसी संख्या में यदि हम 16 से भाग देंगे तो 16 का पहाड़ आप भी पढ़ सकते हैं आप डायरेक्ट। तो 16 से इसे भाग देंगे तो शेषफल ज्ञात कीजिए, शेषफल ज्ञात करना है 16 से भाग देके। तो ये हो जाएगा आपका 16 पंचे 80, 16 छके 96, 104 में से 96 गया तो ये बचेगा आपका 8 और यही आपका शेषफल यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, काफी छोटा क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 64 है। तो देखिए यहां पे क्या बोल रहा है कि न्यूनतम 2 पूर्णांक, मतलब 2 पूर्णांकों का मतलब 2 संख्याएं ऐसी हैं x और y जिनका योगफल आपका है 64 और सॉरी गुणनफल है 64 और योगफल है इनमें से कोई। ठीक है ना। तो यहां से ऑप्शन से तो करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। तो गुणनफल 64 है, तो गुणनफल 64 सबसे पहले यहां से चालू करते हैं। 1 गुणा 64 भी हो सकता है, तो 64 और 1 65 होगा, तो ये तो गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि ऑप्शन में भी नहीं दिया गया है। फिर देखते हैं 2 गुणा 32, तो इसे क्या करेंगे, 2 से 32 और 2 34 हो गया, 34 भी ऑप्शन में नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो यहां करते हैं इस बार 4 गुणा 16, 16 चौके 64 होते हैं, तो ये हो गया आपका 20, 20 ऑप्शन में है, 20 ऑप्शन में है। ठीक है, लेकिन यार न्यूनतम 2 पूर्णांक, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, न्यूनतम 2 पूर्णांक, न्यूनतम क्या इससे भी कम आ सकता है कोई, तो उसे भी चेक कर लेते हैं। न्यूनतम 2 पूर्णांक दिया गया ना, तो ये तो यहाँ पे बड़ा है, अब 16 से छोटा देखते हैं कोई और आ जाए। तो 8, इसके बाद 6 से कटेगा नहीं, तो 8 से काटो डायरेक्ट, 8 गुणा 8 8 16, 8 8 16 होते हैं और 8 64 होता है। ठीक है ना, तो यही ऑप्शन सही होगा आपका 16 वाला। ठीक है ना, न्यूनतम की बात कर दी गई है तो आपका 16 है, और अगर न्यूनतम की बात नहीं की गई होती तो आपका 20 ऑप्शन सही था। ठीक है ना, तो यहां पर आप ध्यान देंगे न्यूनतम की वजह से ये आपका ऑप्शन सही हो गया 16। ठीक है ना, 2 संख्याओं का यानी कि जो न्यूनतम है ये 8 न्यूनतम है और 8 भी न्यूनतम है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। एक 5 अंकों की संख्या, ये संख्या दी गई है, 44 से विभाजित होती है, कौन सा अंक x को प्रतिस्थापित कर सकता है। 44 से विभाजित का मतलब है ये 4 से और 11 से दोनों से विभाजित होनी चाहिए। 4 से विभाजित का मतलब है जो पीछे के 2 अंक होते हैं ये 4 से विभाजित होने चाहिए, और 11 से विभाजन का मतलब होता है कि संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग या तो 0 हो या 11 से विभाजित हो। तो यहां हम चेक कर लेते हैं कि यदि 1 को रखते हैं तो 18 हो गया, 18 4 से विभाजित नहीं है। अगर 2 को रख देते हैं तो 28 ये विभाजित है, ये हो सकता है, अभी साइड में रखते हैं। यहाँ 3 रख देते हैं x की जगह तो 38 हो गया, 38 विभाजित नहीं है, ये भी गलत हो गया और पहला भी गलत हो गया, काट दिया इसे। नेक्स्ट 4 रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 48 जो कि 4 से विभाजित है। तो इन दोनों में से अब एक ऑप्शन सही होगा। तो अब हम करते हैं 11 वाला नियम लगाते हैं। तो 11 का नियम यदि हम यहाँ 2 रखते हैं तो रख के देख लेते हैं, तो ये संख्या हो जाएगी 24 72 8। ठीक है, तो संख्या के विषम स्थानों का योग और सम स्थानों के योग, तो ये हो जाएगा 8 और 2 8 और 7 15, 15 और 2 17, और ये हो गया 6 माइनस 6 बराबर 11। ये संख्या विभाजित हो रही है 11 से। अगला ये वाला देखते हैं 4 रख के, तो 2 4 7 4 8, तो वही कि ये हो गया 17 और माइनस 4 और 4 8, तो ये बचा आपका 9। ये 11 से विभाजित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 66, ये कह रहा है कि 3 अंकों की संख्या ए बी सी है जिसमें ए 100वें स्थान पर, बी 10वां स्थान पर और सी इकाई के स्थान पर है। ठीक है, इस संख्या को ए बी सी के रूप में पुनः लिखा गया तथा 7 11 13 लासा से विभाजित किया गया, परिणाम क्या होगा। तो चलिए इसे, तो सबसे पहले तो देखिए 7 11 और 13 के लासा से विभाजित किया गया, तो 7 11 और 13 का जो लासा आएगा, ये तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तीनों का, तो ये हो जाएगा 77 गुणा 13, 13 7 91 की 9 1 हासिल 9, 13 7 91 और 9 100, इनका जो एलसीएम आ गया वो आ गया 1001। अब हम लोग इसके आगे की बात करते हैं। बोल रहा है कि ए बी सी के रूप में पुनः रखा गया है, तो ए बी सी और ए बी सी में आपका जो ये वाला अंक है, पहले ये वाला, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 यानी कि 10 की घात 5 ए हो गया, प्लस बी का अगर मान लेंगे तो बी हो गया ये आपका 1 2 3 4 10 की घात 4 बी, और प्लस ये वाला सी लेंगे तो ये हो गया 1 2 3 10 की घात 3 सी, और प्लस ए ये वाला हो गया 10 की घात 3 ए, सॉरी 2 ए, 10 की घात 2 ए, प्लस ये वाला बी हो गया 10 की घात
1 यानी कि 10a हो गया, 10b हो गया, और प्लस ये हो गया 10 की घात 0c। भाई 0 गया, 10 की घात 0 का मान 1c हो गया, ठीक है ना। तो अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा जगह कम है, मैं पेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ जिससे कि हमें जगह पर्याप्त मिल जाए। चलिए, तो यहां से ध्यान देंगे कि हम क्या करते हैं, इनको, ये a का पद है, ये a का पद है, तो 1 की घात 5 का मान होता है आपका, यानी कि 4 जीरो लग जाएंगे, सॉरी 5 जीरो लग जाएंगे, और यहाँ 2 जीरो, 10 की घात 2 का मान होता है 1000, ठीक है, ये हो गया a। इसी तरह b का मान लेंगे तो b, और b के साथ 10 की घात 4 यानी कि 10 तो 1 पर 4 जीरो हो जाएंगे, प्लस 10 की घात 2, सॉरी 10 है केवल, तो 10, और प्लस c के साथ यहाँ पे 10 की घात 3 का मान 1000 होता है, और प्लस ये आपका हो गया 1, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, यहाँ से ध्यान देंगे, ये बन गया आपका 1 0 0 1 0 0 0, यहाँ ध्यान देंगे ये 0, ये एक ही बार आएगा क्योंकि 10 की घात 2 का मान 100 होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया a, प्लस b, ये हो गया आपका 100 और 10, प्लस c हो गया आपका 1001, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, तो ये हो जाएगा, यहां से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, कुछ कॉमन मिल जाएगा, 1001 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां बचा आपका 100a प्लस 10b प्लस c, ठीक है ना, ये आपका बचा हुआ है। और आगे और सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, यहां क्वेश्चन में दिया गया है कि c, थोड़ा ऊपर देखेंगे क्या बोला है कि a 100वें स्थान पर है, तो a 100वें स्थान पर आ गया, b 10वां स्थान है, b का 10वां स्थान हो गया, और c का इकाई अंक स्थान है तो इकाई पर आ गया, यानी कि ये इस तरह से लिखा गया है a b c। तो यहाँ a b c देखेंगे, a b c, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, इसे a b c। तो ये हो जाएगा 1001 इंटू a b c, ठीक है ना। तो और इसमें बोल रहा है कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, ये उत्तर प्रदेश कांस्टेबल जो 2018 में हुआ था 19 जून, उसमें आया हुआ है। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, तो अभाज्य संख्या नहीं है का मतलब है, ये अभी हमने पिछले सवाल में किया हुआ था कि 1001 7 11 और 13 का एलसीएम, यानी कि ये जो संख्या होगी वो 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी। 1601 ये एक अभाज्य संख्या होती है क्योंकि 1640 का वर्ग होता है, और 1601 किसी भी संख्या से नहीं कटेगी, 1301 भी किसी से नहीं कटेगी, और 1901 भी किसी से नहीं कटेगी। ये तीनों अभाज्य हैं, और 1001 आपकी कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। तो और हमसे यही पूछा गया है कि कौन सी भाज्य संख्या है, यानी कि अभाज्य संख्या नहीं है, तो मतलब भाज्य संख्या होगी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 68, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भाज्य नहीं है, कौन सा विकल्प भाज्य नहीं है की बात कर रहा है, यानी कि अभाज्य होगा। तो सबसे पहले यहां देख लीजिएगा 133, ये आप अगर देखेंगे तो 19 सत्ते 133 होता है, ठीक है। 433 किसी की पहाड़ में नहीं आता है शायद, 433 किसी से नहीं कटेगा, और शायद यही आपकी एक अभाज्य संख्या होगी। चलिए आगे इन्हें और ऑप्शन देख लेते हैं। इसे अगर आप 11 से तो नहीं कटेगा, 13 से काटेंगे तो 13 3 39, 13 चौके 52, बचा एक 13 से ये पूरा कट रहा है, 13 से कट रहा है, ठीक है ना। तो ये आपकी अभाज्य नहीं है। अगला ये वाला देखेंगे तो ये आपका कटेगा, 13 से कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, ये 17 से कटेगा, 17 1 17, 17 से कटेगा, ये कितनी बार 17 से कट जाएगा, ये 17 1 17, 17 अपना 85 होता है, ज़्यादा हो गया, 17 चौके 68 तो बचा 15, और 153 हो गया, 17 नंबर 153, ये 17 से कट रहा है। एक यही संख्या ऐसी है जो किसी से नहीं कट रही है, 433 संख्या ऐसी है जो किसी से नहीं कट रही, तो यही आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 69 नीचे दी गई कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है, नीचे दी गई कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 12 से पूर्णतः विभाज्य होने के लिए 4 गुणा 3, तो इनसे विभाज्य होनी चाहिए। तो 4 से विभाज्यता का नियम होता है पीछे के 2 अंक 4 से विभाजित हो, ये भी है, ये भी हो रही है, और ये आपका ये भी हो रहा है कि नहीं, 4, हाँ ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। अब हम बात करते हैं 3 से विभाजित कौन कौन सी हो रही है। ये आपकी देखिए 4 4 8 8 और 7 15 15 और 5 होता है 20, ये आपकी 3 से विभाजित नहीं हो रही है। नेक्स्ट है ये वाली संख्या देखते हैं, 2 और 8 10 10 और 18 18 और 11 होते हैं आपके 29, ये भी संख्या आपकी 3 से विभाजित नहीं हो रही है। इसमें देखते हैं
ये हो रहा है 4 3 7, 7 और 8 16, 16 और 13 होता है आपका 29। ये भी आपकी संख्या विभाजित नहीं हो रही है 3 से। इसमें देख लेते हैं, ये है आपका 7 5 12, 12 और 2 14 और 2 16, 16 और 8 24, 24 संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। तो ये आपकी, यही आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जो 4 और 3 दोनों से विभाजित होगा वही 12 से विभाजित होगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 70। 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। 80 और 90 के बीच में 81 आपकी कैसी है, भाज्य संख्या है। 9 में 81, तो ये तो गलत हो गया। 83 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। अब उसके बाद 87 अगर देखेंगे तो 3 से विभाजित हो रहा है, ये गलत हो गई यहाँ पे, ठीक है। और अगला ऑप्शन देखते हैं क्या है। अगला ऑप्शन दिया गया है 81, ये भी आपका गलत हो गया क्योंकि 81 आपकी विभाज्य होती है, भाज्य संख्या होती है। नेक्स्ट है 83 और 89, यही आपका ऑप्शन सही है क्योंकि एक ही ऑप्शन बचा और यही आपका सही ऑप्शन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 71। दो संख्याओं का योग 28 है और उनका अंतर 12 है, संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो x + y दिया गया है आपको 28 और x - y बराबर दिया गया है आपको 12। तो उनके संख्याओं के गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो x - y बराबर यहाँ इस तरह से लिख लीजिए, ये 22 से 22 कैंसिल हो गया तो 2x बराबर हो गया आपका 28 और 12 होता है आपका 40। x का मान आ गया 20 और x का मान अगर 20 यहाँ रख देंगे तो 20 - 12 बराबर 20 - 22 बराबर 12। 12 को इधर उठा लाएंगे और 22 को उधर ले जाएंगे तो ये 22 बराबर हो जाएगा 8। और इनका गुणनफल पूछा है तो 20 और 8 का गुणा होता है 160 और ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 72। 6 लगातार विषम, ये सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 72 क्या कह रहा है, 6 लगातार विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के, तो पहली विषम संख्या x, तो दूसरी हो जाएगी x + 2, तीसरी हो जाएगी x + 4 और दो जोड़ते जाएंगे तो अगली हो जाएगी x + 6 और x + 8 + x + 10 बराबर बोल रहा है। ये बड़ी संख्या ये है x + 10, तो x + 10 के 2 गुने से 38 अधिक है तो 2 गुने से 38 अधिक हो गई। तो यहाँ देखेंगे 1x 2x 3x 4 5 और 6x और यहाँ इन्हें ऐड करेंगे 2 4 6 6 6 12 12 और 8 हो गया 20 20 और 10 30, तो 30 और इधर आपका आ गया 2x + 20 + 38। यहाँ से 2x को इधर ले जाएंगे तो 4x हो गया और इसे उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 30 28, ये टोटल 28 हो गया। ये कट गया, x बराबर कितना 7, x बराबर 7 आया है। यहाँ संख्या के अंकों का योग पूछ रहा है तो पहली संख्या हो गई 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, 9 और 2 11, 11 और ये हो गई आपकी 11, 11 के बाद आया 13, 13 के बाद आया 15 और 17, तो ये आपकी 6 संख्या 1 2 3 4 5 6 हो गई। ये 20 हो गए, 30 हो गए और यहाँ पर आपका 30 20 50 हो गया, 50 और 15 हो गया आपका ये 50 और 15 हो गया 65, 65 में 7 जोड़ेंगे तो 72 आपका आंसर करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य की बात कर रहा है, दो पूर्णांकों का योग हमेशा एक पूर्णांक होता है, दो पूर्णांकों का योग हमेशा एक पूर्णांक है, ये बात सत्य है क्योंकि यदि आप माइनस का 1 और प्लस का 1 लेंगे तो ये हो गया 0, 0 भी एक पूर्णांक ही है। दो पूर्णांकों का अंतर हमेशा एक पूर्णांक होता है, ये भी करेक्ट है, ठीक है ना। आंख बंद करके इसे भी सही लगा दीजिए। आपसे असत्य पूछ रहा है, हमारा आंसर नहीं है, ये आंसर जो आपका गलत होगा। ये तो दोनों बातें सत्य हैं। तो इसमें चलते हैं, ये आप देखते हैं माइनस का 14 जो बड़ा है बता रहे हैं, इसमें माइनस का 8 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 7, यानी कि माइनस का 14 बड़ा है माइनस के 1 से, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। माइनस का 1 बड़ा होता है और माइनस का 14 छोटा होता है। माइनस में बड़ी संख्या छोटी होती है और छोटी संख्या बड़ी होती है, तो ये आपका ऑप्शन गलत है और यही आपका आंसर है। यही पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से असत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है, 15 से 160 के मध्य कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाज्य हैं लेकिन 4 से नहीं। 15 से 160 के मध्य कितनी संख्याएं हैं, तो 15 से 160 के मध्य संख्याएं निकालिए जो 17 से विभाज्य हैं लेकिन 4 से नहीं है। तो 17 से विभाज्य हैं तो 15 से लेके, यानी कि पहली तो आपकी 17 हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी आपकी, पहली 17 हो गई, दूसरी हो गई आपकी 17 का पहाड़ा पढ़ते जाइए, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौके हो गया 68, 17 पना हो गया 85, 17 छिक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 100, ये होता है 36 और 17 निम्मा 153 और 17 धाई 170। 170 ज्यादा हो रहा है तो 170 को हटा दीजिए। अभी हमें बोला लेकिन 4 से विभाजित नहीं है, 17 से तो विभाजित है लेकिन 4 से विभाजित नहीं है, तो ये आपकी 17 4 से विभाजित नहीं है, ये भी 4 से विभाजित नहीं है, ये भी 4 से विभाजित नहीं है। इसे देख लेते हैं, 4 1 4 4 और बचा 2, 4 7 28, तो ये तो विभाजित है, इसे हटा दो। ये भी विभाजित नहीं है। ये आपकी देख लेते हैं, 4 दूनी 8 बचा 2 22 हो गया, तो ये भी आपकी विभाजित नहीं है, इसे भी ले लेंगे, काउंट करेंगे, इसे भी काउंट करेंगे। इसे देख लेते हैं, 4 1 4 4 तिया 12 बचा 1 4 16 हो गया 4 चौके, तो ये भी नहीं होगी और ये आपकी विभाजित नहीं है, तो ये आपकी विभाजित है और एक ये दो संख्याएं विभाजित है, बाकी
बाकी की नहीं है। तो यहाँ आप सॉल्व कितनी संख्या आ गई, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 75। एक बस में कुछ पुरुष और उनकी आधी संख्या के बराबर महिलाएं, एक बस कुछ पुरुषों और उनकी आधी संख्याओं के बराबर महिलाओं को लेकर दिल्ली से चलती है। मेरठ पहुंचने पर 10 पुरुष उतर जाते हैं तथा 5 महिलाएं सवार हो जाती हैं। अब बसों में पुरुष तथा महिलाओं की संख्या बराबर है। तो देखिए हम इसमें मान लेते हैं, सबसे पहले हमने मान लिया कि पुरुष जो है, पुरुष को मान लिया हमने, पुरुष को मान लिया मेल और महिला को मान लिया फीमेल, ठीक है ना, महिला को मान लिया हमने एफ। तो यहां थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए सबसे पहले बस जब लेके चली तो पहले थी आपकी पुरुष थे एम, तो महिलाएं थी आपकी, या महिला को आपने ये लिया एफ, तो इसे हम ये भी तो लिख सकते हैं कि जब महिला को लेके चला था तो वो पुरुषों की आधी है, यानी कि m/2 भी तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से लिख लेंगे तो आपका सवाल जो है काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि एक चर रहेगा तो उससे सवाल जल्दी सॉल्व होता है। यहाँ दिल्ली से लेकर चलती है, मेरठ पहुंचने पर 10 पुरुष उतर जाते हैं, तो पुरुष आपके थे m, अब रह गए 10 उतर गए इसमें से, और महिलाएं जो थी आपकी वो थी आपकी m/2, उसमें 5 महिलाएं जुड़ गई, 5 महिलाएं चढ़ गई हैं। तो यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो m - m/2 हो गया, और बराबर 10 + 5 15 हो गया। तो यहां से आपका जो m का मान निकलेगा वो निकलेगा ये बचा m/2 बराबर 15, और m का मान आ गया यहां से 30, यानी कि पुरुषों की संख्या हो गई 30। तो अब आगे अगले कंडीशन में देखते हैं क्या बोल रहा है सवाल। अब बस में पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या बराबर है, ठीक है ना, बराबर थी तो हमने यहां से m निकाल लिया। प्रारंभ में दिल्ली से कुल कितने यात्री बस पर सवार हुए थे, तो m यानी कि महिलाएं इतनी हुई थी और पुरुष m हुए थे और महिलाएं m/2 हुई थी। तो यहां से m + m/2 रख दीजिए। m का मान आया 30 + 30/2 यानी कि ये 15, तो टोटल जो संख्या थी वो 45 थी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में इकाई का अंक पूछा है। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी संख्या है, जो भी आपकी घात है उसमें 4 का भाग दे दीजिए, शेषफल से हमें मतलब रहेगा। तो 4 × 12 बचा 2 और 29 हो गया, 4 × 7 = 28 होता है, शेषफल बचा 1, 9 इकाई का अंक है, 9 की घात 1 का मान होता है 9। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। शायद एक क्वेश्चन बीच में छूट गया है तो देख लेते हैं उसे भी। कुछ संतरे 40 बच्चों के बीच बराबर बांटे गए हैं। तो हमने माना बच्चे मान लिए, कितने बच्चे हैं, बच्चे बराबर x मान लिया। तो कुल संतरे बोल रहा है कि 40 बच्चों के बीच में बांटे गए, तो संतरे हो जाएंगे आपके 40 बच्चों के बीच बांटे गए हैं, तो 40x हो गया, ठीक है ना। तो यहां से यदि 20 बच्चे अधिक होते तो प्रत्येक बच्चे को 5 संतरे कम मिलते। यदि देखिए कुल संतरे हमारे पास 40x, यदि हमारे पास बच्चे क्या बोला है कि बच्चों की संख्या यदि 20 बच्चे अधिक होते तो यहां से आपका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 40 - 20 और x - 5, इस तरह से कंडीशन बनेगी। यदि हमारे पास टोटल संतरे इतने हैं, यदि अगर हमारे पास क्या होता कि 40 बच्चे 20 बढ़ जाते, ठीक है ना, बच्चे 20 बढ़ जाते यानी कि हो जाते, तो 40 + 20 और इधर आपके जो संतरे हैं वो 5 कम हो जाते, तो ये इस तरह से बन गया कंडीशन। तो यहां से हो गया आपका प्रत्येक बच्चे को 5 संतरे कम मिलते, तो ये इस तरह से कंडीशन बनी है, ठीक है ना, प्रत्येक बच्चे को 5 संतरे कम मिलते। चलिए तो यहां से हम बच्चों की संख्या निकाल लेते हैं। ये हो गया 40x बराबर आपका 60, और 60 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 60x + 300 300 को इधर ले जाइए और 40x को इधर ले जाइए, तो ये हो गया 60 में से 40 गया तो 20x बराबर हो गया 300, तो x बराबर आ गया 15, x बराबर आ गया 15 देखिए आंसर है। हमसे पूछा क्या गया है, प्रारंभ में बांटे गए संतरों की संख्या कितनी थी। तो प्रारंभ में संतरे बांटे गए थे 40x, तो 15 का आप 40 में गुणा करेंगे तो 40x यानी कि 40 × 15, 15 चौके 60, 600 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 हो गया है, 78 पे चलते हैं हम लोग। यदि एक संख्या का 6/7 1/3 6/7 का 1/3 28 के बराबर है तो देखिए संख्या हमने मान ली x, ठीक है ना। तो संख्या का बोल रहा है संख्या का 6/7, तो संख्या का 6/7 का भी 1/3, तो का भी 1/3 28 के बराबर है, 28 के बराबर कर दिया। तो यहां से थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए, संख्या बराबर हो जाएगी 28 × 7 × 3/6, 3 दूनी 6 और 3 से ये 14 बार 2 से ये 14 बार कटेगा, तो 14 सत्ते होता है आपका 98 और 98 ही आपकी संख्या हो गई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 बोल रहा है कि किसी कक्षा के
किसी कक्षा के बच्चों के बीच मुफ्त नोटबुक समान रूप से बांटे गए, प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 थी। तो हमने बच्चों की संख्या यहाँ मान ली, बच्चों की संख्या मान ली हमने x बच्चे हैं। तो बोला है कि प्रत्येक बच्चे को जो मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 है। तो जो नोटबुक हो गई वो हो गई आपकी बच्चों की संख्या के 1/8 है। तो ये हो गया आपका बच्चों की संख्या का 1/8। यदि बच्चों की संख्या आधी होती, एक मिनट थोड़ा सा इसमें, तो बोल रहा है कि यहां थोड़ा सा ध्यान देंगे, प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक संख्या बच्चों की संख्या के, तो बच्चे इतने हैं और बच्चों को जो नोटबुक मिली है वो बच्चों की संख्या के 1/8 थी। और अगला कंडीशन दिया गया, यदि बच्चों की संख्या आधी होती तो बच्चे हो गए आधे x/2 और प्रत्येक बच्चे को मिली कितनी 16। तो कुल कितनी नोटबुक है, कुल नोटबुक बांटी गई। तो कुल कितनी नोटबुक बांटी गई, तो यहां से देख लेंगे, x का मान निकालेंगे, एक x से एक x कट गया, 8 से ये 2 से ये 4 बार कट गया, x बराबर आ गया 16 चौके 64। यहां से बच्चों की संख्या आ गई 64। अब आगे कंडीशन में देखिए क्या बोल रहा है, नोटबुक जो होंगी वो होंगी आपकी, जो नोटबुक थी यहां देखिए इतनी नोटबुक थी, ये आपका x का मान 64 गुणा 64/8, तो 8 से ये 8 बार कट जाएगा, तो 64 अट्ठे होता है आपका 512 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। इक्वेशन बन जाए तो क्वेश्चन बहुत सरल हो जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 80। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। तो गुणा करने की जब बात की जाए तो यहां से वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 1200 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाए। तो हम सबसे पहले 1200 के फैक्टर कर लेते हैं। तो 1200 को हम लिख सकते हैं 12 गुणा 100, और 100 को भी 12 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 4, और 100 को लिख सकते हैं 10 गुणा 10। तो ये देखिए ये जोड़ा बन रहा है, ये भी आपका 2 का वर्ग होता है लेकिन 3 का वर्ग नहीं होता है। तो 3 एक और अगर यहाँ कर देंगे तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ये संख्या कैसे हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी, यानी कि 3 का भी जोड़ा बन गया, और ये 4 2 का वर्ग होता है, और 10 10 ये भी जोड़ा बन गया। तो यहाँ पर जो भी आंसर है 3 ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला 81 नंबर पे चलते हैं। 256 के वर्गमूल में और 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात कीजिए। 256 का वर्ग, 256 किसका वर्ग होता है 16 का, और 16 किसका वर्ग होता है 4। गुणनफल ज्ञात कीजिए, फिर परिणाम का वर्गमूल, परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात कीजिए। तो ये होता है आपका 16 चौके 64, और 64 किसका वर्ग होता है 8 का। ये आपका आंसर आ गया। वर्गमूल ज्ञात करना है इसका भी, तो वर्गमूल होता है 8। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 82, और इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन हमें लेके आ रहा हूं यहां पर। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या वर्ग नहीं है। तो देखिए ये आपका वर्ग होता है किसका, 1225 ये होता है आपका, 35 का वर्ग होता है, ये होता है आपका 45 का वर्ग होता है, 20-25 ये होता है आपका, 25-25 25-25 किसी का वर्ग नहीं होता है, और ये होता है आपका 42-25 65 का वर्ग। कैसे, देखिए जब इकाई का अंक 5 हो तो वर्ग कैसे करते हैं, जैसे 35 है तो 35 में इकाई का अंक 5 है तो 5 का वर्ग कर दिया 25, और आगे वाली संख्या में 1 जोड़ के उसमें का गुणा कर दिया। तो आगे वाली संख्या 3 है, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 4 3 12 12 25 हो गया। इसका गुणा करेंगे इस तरह से, ये 5 है तो 5 का वर्ग 25, और 4 में 1 जोड़ देंगे 5 5 चौके 20, ये इसका वर्ग हो गया। और ये हो गया आपका 5 का वर्ग 25, और यहाँ 6 में 1 जोड़ देंगे 42 हो जाएगा, वो 7 हो जाएगा, 7 6 42 होता है 42-25। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो 5, ये तो 5 का हो गया पीछे, लेकिन आगे कोई ऐसी लगातार संख्या नहीं है जो कि जिसका गुणा आता हो 25, ठीक है ना। तो यहां से आपका सिद्ध हो गया कि 25-25 आपकी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। चलिए दोस्तों धन्यवाद। यहां तक आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपने पूरी क्लास ली है तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर एग्जाम में आ भी जाते हैं तो भी। और पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन आए होंगे, और ये क्वेश्चन उन्हें बहुत अच्छे से आए होंगे जिनका बेसिक क्लियर है। क्योंकि यहां पर हम आपको बेसिक नहीं करा रहे हैं, यहां पर हम आपको करा रहे हैं आपकी एकदम जो आपने पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन करा रहे हैं बहुत अच्छे से। तो यहां हम रिवीजन की क्लास ले रहे हैं, जो आपने अभी तक पढ़ा है उसका रिवीजन हो रहा है। क्योंकि हमारे पास आप जानते हैं कि पुलिस की वैकेंसी के लिए आपके पास कोई ज्यादा टाइम नहीं है। पेपर आपका फरवरी में होना है, और वो भी आपका 18 फरवरी के आसपास ये पेपर होगा। जैसा कि सेंटर की प्रक्रिया चालू हो चुकी है, और जो कि लिस्ट भी ऊपर पहुंच गई है सेंटर की, तो बहुत ही जल्द आपके अभी आज हो गई है 9 तारीख हो गई है, और फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 16 तारीख, और 16 के बाद आप उम्मीद मत करिए ये बढ़ेगी डेट। जो भी अभी फॉर्म नहीं कर पाए हैं वो जल्द से जल्द फॉर्म कर दीजिएगा ऑनलाइन, क्योंकि शायद ये बढ़ेगी नहीं, और आखिरी के दिनों में शायद स्लो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप लोग अभी से फॉर्म ऑनलाइन कर दीजिएगा, जिससे कि आपका जो पढ़ाई है वो बेकार ना हो। यदि फॉर्म नहीं होगा तो आप पढ़ेंगे वो आपके लिए बेकार ही है, ठीक है ना। तो इसका भी ध्यान रखें, पढ़ाई के साथ साथ फॉर्म का भी ध्यान रखें, फॉर्म जरूर भर दें समय से, ठीक है ना। चलिए मित्रों धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला चैप्टर उस वीडियो में लेके आऊंगा मैं। अगला चैप्टर का नाम है आपका, जो अगला मैं कराऊंगा उसमें आपको कराऊंगा मैं दशमलव
उस चैप्टर में आपको कराऊंगा दशमलव और भिन्न वाले सवाल, दशमलव और भिन्न वाले सवाल। चलिए मित्रों, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ।